नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 11th की हिंदी। क्लास 11th की हिंदी में इससे पहले हमने जो अपना चैप्टर कंप्लीट किया है वो है स्पीति में बारिश, और ये चैप्टर आपकी आरोह पाठ्य पुस्तिका से लिया गया है। तो आरोह पाठ्य पुस्तिका में जो भी लगभग जो हमारे चैप्टर हैं सभी कंप्लीट हो चुके हैं। सभी पाठों को हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है, और जितनी भी कविताएं हैं वो हमारी लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आपको किसी भी पाठ में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, किसी चैप्टर को दोबारा से आपने पढ़ना है, समझना है भावार्थ को, तो आप चैट के माध्यम से या डायरेक्टली अपनी समस्या हमें बता सकते हैं। आपकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो ये तो हमारी आरोह पाठ्य पुस्तिका की बात रही। इसके बाद हमने आपकी जो वितान आपकी पाठ्य पुस्तिका है इसको भी हमने लगभग कंप्लीट कर लिया है। इसके जो चारों पांचों चैप्टर हैं वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं, सभी को हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। फिर हम आते हैं आपके हिंदी व्याकरण की तरफ। तो हिंदी व्याकरण में आपका, क्योंकि अभी आप क्लास 11th में हैं और बहुत सारे ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं ये आपके हिंदी व्याकरण में नहीं आते हैं एग्जाम में ज्यादातर, और केवल पत्र लेखन, निबंध लेखन, आलेख लेखन या फिर कोई जो भी रिपोर्ट या प्रतिवेदन जब आप लिखते हैं तो ये सारी चीजें आपके एग्जाम में आती हैं आपके हिंदी व्याकरण से जुड़ी हुई। तो क्योंकि अभी आप क्लास 11th में हैं और लगभग क्लास 11th को भी आप पास करने वाले हैं, पास आउट होने वाले हैं, अब आप क्लास 12th में जाएंगे। क्लास 12th आपकी बोर्ड एग्जामिनेशंस की क्लास है और इसमें क्या होता है कि आपको आपके टाइम मैनेजमेंट को लेकर बहुत सारी समस्या होती है, खास तौर पर जब आप हिंदी या फिर इस तरह के जो सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं या लिख रहे होते हैं, क्योंकि इनमें आपके बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपके समय को, बहुत ज्यादा समय को यूज कर लेते हैं, और बाकी जो आपका जो सैंपल जो पेपर होता है वो पेपर आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर हम आज निबंध लेखन, आपका एक ऐसा प्रश्न है जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है हिंदी में। आपका 10 से लेकर 15 मार्क्स का, यानी कि 15 नंबर का आपका केवल एक प्रश्न होता है निबंध लेखन। तो आप जब देखते हैं कि 10 या 15 मार्क्स का आपका ये निबंध लेखन का प्रश्न है तो आप अपना पूरा ज्यादा से ज्यादा समय आप उसको दे देते हैं। लगभग आप उसमें 10 से 15 पेज आप उसमें लिखने लगते हैं, जिससे काफी ज्यादा आपका समय उसमें लग जाता है और बाकी पेपर छूट जाता है। तो आज हम निबंध लेखन की कुछ यहाँ पर आपको तरीके बताएंगे, कुछ निबंध लेखन से संबंधित कुछ बातें यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो आपको टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करेंगी, और आप जरूरी बातों को, क्योंकि आपको लगता है कि आपका 15 नंबर का आपका एक निबंध है तो आप बहुत सारी बातें उसमें लिखने लगते हैं, और कई बार होता है कि हम लिखते लिखते अपने जो मेन हमारा टॉपिक है उससे भटक जाते हैं। काफी चीजें हम उसमें ऐसी लिख देते हैं जो अनावश्यक है, यानी कि तो आपको कम समय में कितना इफेक्टिव, कितना एक ऐसा प्रभावशाली आपको निबंध लिखना है वो आज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो कुछ जरूरी बातें जो निबंध लिखते वक्त आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि निबंध जो है आप देखते होंगे हिंदी व्याकरण में आपके कई चैप्टर्स निबंध विधा में लिखे गए हैं, या आप देखें तो यात्रा वृतांत, जैसे कि आपने इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा है वो आपका स्मृति में बारिश, तो ये आपका जो चैप्टर है ये आपका एक यात्रा वृतांत है। तो एक जो निबंध है वो हिंदी साहित्य में सबसे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसको आप पढ़ने में, लिखने में किस तरह से आप सावधानियां बरतेंगे, क्या क्या जरूरी पॉइंट्स आप इसमें लिखेंगे, क्या क्या चीजें आप नहीं करेंगे, वो सारी बातें हमको डिस्कस करनी है। तो आप रेडी हो जाइए बिल्कुल कॉपी पेन पेंसिल लेकर, क्योंकि कुछ जरूरी चीजें हैं जो आपको नोट डाउन करनी है आज। तो हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो हमने यहाँ पर बताया निबंध लेखन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है निबंध लेखन, और इंग्लिश में आप कहते हैं एसे राइटिंग। निबंध लेखन यानी कि एसे राइटिंग। तो देखिए निबंध, हमने कहा निबंध जो होता है वो आपका
साहित्यिक कला है। निबंध आपकी एक साहित्यिक कला है। इस कला में क्या होता है कि आपको निपुण होने के लिए, आपको किसी भी साहित्य को लिखने में निपुण होने के लिए, हमने साहित्यिक कला इसलिए कहा क्योंकि आप देखते हैं हिंदी साहित्य जो है आपका, लिटरेचर जो है, उसमें आप कई चैप्टर्स अलग अलग विधाओं में आपके लिखे रहते हैं। कोई निबंध विधा में, कोई कहानी विधा में, कोई यात्रा विधान में, कोई यात्रा वृतांत में, कोई संस्मरण विधा में और कोई निबंध विधा में। तो आपको इस साहित्यिक कला में निपुण होने के लिए आपको बहुत सारी चीजों को ध्यान रखना होता है, बहुत सारी चीजों में आपने अभ्यास करने की आपको आवश्यकता होती है। जैसे सबसे पहले आपको अपनी दृष्टि पैनी रखनी होती है, यानी कि आपको अपनी आंखें हमेशा खुली हुई, ध्यान आपका केंद्रित होना चाहिए किसी भी विषय पर। और दूसरा, आपको बौद्धिक सूझबूझ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो कुछ आपको समझ आ रहा है आपने लिख दिया, नहीं, क्योंकि आप साहित्य लिख रहे हैं, आप एक लोगों को एक संदेश दे रहे हैं उससे, तो आपका बौद्धिक सूझबूझ आपके अंदर होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और इन सब चीजों का आपको अभ्यास की आपको जरूरत इन सब चीजों के लिए होती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने लिखा है निबंध, निबंध, निबंध हमने लिखा है। तो निबंध शब्द जो है आपका, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, नि और दूसरा है आपका बंध। निबंध दो शब्दों से आपका ये बना हुआ है। तो जिसका अगर हम पूरी तरह से अर्थ निकालें तो इसका अर्थ आपका निकलता है अच्छी तरह से बांधना, अच्छी तरह से बांधना। यानी कि आप किसी भी चीज को, किसी भी बात को आप अगर लिख रहे हैं, अपनी बातों को अगर आप किसी के सामने रख रहे हैं, तो आप कैसे उसे अच्छी तरह से बांधेंगे, कैसे आप उसे अच्छी तरह से प्रस्तुत करेंगे। क्योंकि जब भी आप निबंध लिखते हैं तो बहुत सारी इंफॉर्मेशंस को, सूचनाओं को, बातों को इकट्ठा करते हैं उस बारे में, ठीक है। तो कैसे आप उन बातों को एक तरीके से आप उसको लिखेंगे, यानी कि वो पहले इंट्रोडक्शन आप उसका देंगे कि ये चीज है क्या, इसके लाभ क्या है, इसकी हानियां क्या है, किस तरह से इसको प्रयोग किया जाता है। तो अच्छी तरह से बांधना, निबंध का अर्थ है अच्छी तरह से बांधना। तो देखिए, जब हम सीमित शब्दों में किसी भी विषय का वर्णन करते हैं, जब हम सीमित शब्दों में, ऐसा नहीं कि निबंध का अर्थ है आपने 20 पेज लिख दिए, 50 पेज लिख दिए, आपको बहुत सारी जानकारी है और आपने सब लिख दिया, तो कोई काम का नहीं है वो। अगर आपने सही बातें सही तरीके से नहीं लिखी है तो वो किसी काम का नहीं है। तो आप किसी भी विषय को जब सीमित शब्दों में उसका वर्णन करते हैं तो इसे निबंध कहा जाता है। देखिए क्या होता है कि छात्रों में जब आप छोटे होते हैं तो आप लोगों में एक अच्छी लेखन क्षमता विकसित करने के लिए, जब बहुत छोटे होते हैं, आपको शुरुआत में फर्स्ट सेकंड क्लास में जब आप होते हैं तो आपको क्या कहा जाता है कि आप मेरा विद्यालय, इस पर आप 5 लाइनें लिखिए, या मेरी प्रिय पाठ्य पुस्तिका, इस पर आप 10 पंक्तियां लिखिए, मेरा प्रिय मित्र, इस पर आप 10 पंक्तियां लिखिए। तो ये आपकी लेखन कला को विकसित करने के लिए, लेखन क्षमता को विकसित करने के लिए होता है। देखिए क्या होता है, सबसे पहले हम इसको यहाँ पर लिखते हैं, किसी भी बच्चे की लेखन, इसको हम यहाँ पर लिख ही देते हैं। देखिए, छात्रों में लेखन क्षमता को विकसित करने के उद्देश्य से, विकसित करने के उद्देश्य से, यहाँ पे निबंध देने का मतलब ये नहीं है कि आपको साहित्यकार ही बनाना है। जो आप देखते हैं छोटे बच्चों में ही, जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं,
उनके ही सिलेबस में आप देखते हैं कि आप यहाँ पे आप छोटा सा आप यहाँ पर एक कहानी लिखिए, या आप 5 पंक्तियों में अपने स्कूल के बारे में बताइए, या माय फेवरेट बुक के बारे में बताइए, मेरे स्कूल बैग के बारे में बताइए, माय वाटर बॉटल के बारे में बताइए। तो अलग अलग चीजों के बारे में 5 छोटी छोटी लाइनों से, 10 लाइन से, 15 लाइन से, इस तरह से बच्चों को निबंध लिखना सिखाया जाता है। यानी कि जब छात्रों में हमें लेखन क्षमता को विकसित करना होता है, इसके उद्देश्य से ही पाठ्यक्रम में निबंध लेखन को रखा गया। ठीक है, यानी कि बच्चों में लेखन क्षमता को विकसित करने के लिए पाठ्यक्रम में निबंध लेखन को रखा गया है, ताकि बच्चे किसी भी विषय के बारे में जानते हैं, अगर वो जिस विषय के बारे में जानते हैं, चाहे वो जानते हैं माय स्कूल यानी कि मेरा विद्यालय, तो मेरे विद्यालय के बारे में वो जो भी जानते हैं, जैसा भी वो अनुभव करते हैं, वो जिस भी तरीके से अपने विद्यालय को समझते हैं, वो अपने उस अनुभव को अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर अपने शब्दों में वो प्रस्तुत कर सके, यानी कि अपने हिसाब से वो बता सके। तो इसीलिए छोटे बच्चों की सिलेबस में ये रखा जाता है कि आप लिखिए। तो क्या इतना सब कुछ आपने अभी तक यहाँ पर जाना कि सबसे पहले निबंध का हमने यहाँ पर निबंध को तोड़कर हमने जाना कि इसका जो मीनिंग है वो है अच्छी तरह से बांधना, किसी भी चीज को क्रमबद्ध तरीके से लिखना। तो और ये हमने शुरू किया, ये भी हमने यहाँ पर बताया। तो अब इन सभी चीजों को पढ़ने के बाद आपको निबंध की परिभाषा जरूर आपने मन में बना ली होगी कि क्या होता है निबंध, क्या होती है निबंध की परिभाषा। निबंध की परिभाषा, तो देखिए जब हमने ये सारी चीजें अभी तक पढ़ी, तो इसमें हमने क्या अभी तक जाना है निबंध के बारे में कि किसी भी विषय में सीमित शब्दों में क्रमबद्ध रूप से अपने भावों और विचारों को स्पष्टता एवं पूर्णता के साथ प्रस्तुत करना ही निबंध कहलाता है। तो इसको हम एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं। किसी विषय पर सीमित शब्दों में क्रमबद्ध रूप से या क्रमबद्ध रूप में अपने भावों एवं विचारों को स्पष्टता एवं पूर्णता के साथ प्रस्तुत करना ही निबंध लेखन किसी विषय पर सीमित शब्दों में अब क्रमबद्ध रूप से अपने विचारों
एवं भावों को स्पष्टता एवं पूर्णता के साथ प्रस्तुत करना ही निबंध लेखन कहलाता है। ठीक है, ये हमने निबंध की परिभाषा हमने यहाँ पर जान ली। लेकिन देखिए अनेक जो विद्वान हैं, क्योंकि निबंध क्या है, हमने कहा निबंध एक साहित्यिक कला है, तो इसको इतने हल्के में लेना कि बहुत आसान है, निबंध तो हम कैसे भी लिख सकते हैं, जो कुछ हम उस विषय में जानते हैं उसको हम फटाफट अगर लिख लें 10 पेजों में तो ये एक निबंध हो जाता है। ये हम समझकर निबंध को लिख तो देते हैं, लेकिन हम ये सोचते हैं कि अरे नंबर क्यों हमें पूरे नहीं मिले, तो इसी कारण नहीं मिल पाते क्योंकि निबंध लिखना एक साहित्यिक कला है। आप उसको किस तरह से लिख रहे हैं ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो देखिए, क्योंकि अनेक विद्वानों ने निबंध की परिभाषा को अपने ढंग से दिया है और जो इंसाइक्लोपीडिया है वो अपने निबंध की परिभाषा देते हुए उसमें कहा गया है कि निबंध की जो औसत लंबाई है वो एक ऐसी रचना है जिसमें विचारों और उदाहरणों का विधिवत सम्मिश्रण होता है। इंसाइक्लोपीडिया के अनुसार जो एक निबंध की परिभाषा है वो क्या बनती है कि निबंध एक ऐसी औसत लंबाई की एक ऐसी रचना है कि इतनी लंबाई में होनी चाहिए कि जिसमें विचारों और उदाहरणों, ठीक है, ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास कीजिए, विचारों और उदाहरणों का विधिवत सम्मिश्रण हो, जहां पर विचार भी हो और उससे संबंधित उदाहरण भी हो, तो उसका सम्मिश्रण ही निबंध कहलाता है। ये हमारी एक और परिभाषा हमने यहाँ पर जानी और इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। एनसाइक्लोपीडिया अनुसार क्या है, निबंध औसत लंबाई की ऐसी रचना है जिसमें विचारों एवं उदाहरणों का विधिवत सम्मिश्रण होता है। तो ये है दूसरी परिभाषा, ठीक है, तो ये हमारी दूसरी परिभाषा। फिर तो इन दोनों को ही जब हम पढ़ते हैं, इन दोनों परिभाषाओं को जब हम पढ़ते हैं तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो निबंध है उसे एक गद्य रचना कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर हम कोई भी कविता नहीं कर रहे हैं, किसी भी सुर लय ताल छंद की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि निबंध एक ऐसी गद्य रचना, ध्यान पूर्वक समझिएगा, निबंध एक ऐसी गद्य रचना है जिसमें किसी विषय पर अपने विचार प्रकट किए जाते हैं। निबंध एक ऐसी गद्य रचना है जिसमें किसी भी विषय पर अपने विचारों को प्रकट किया जाता है। अब देखिए, हमने जान लिया सबसे पहले कि निबंध क्या होता है, निबंध की परिभाषा क्या है। अब निबंध
कैसे लिखा जाए, यानी कि एक अच्छा निबंध कैसे लिखा जाए। हमने कहा निबंध का अर्थ हमने यहाँ पर जाना कि अच्छी तरह से बांधना, अच्छी तरह से बांधना। तो अब हम यहाँ पर समझेंगे कि एक अच्छा निबंध कैसे लिखा जाए। तो कुछ बातें हम एक अच्छे निबंध को लिखने के लिए यहाँ पर जानेंगे। देखिए, किसी भी विषय पर निबंध, अच्छा निबंध लिखने हेतु या अच्छा निबंध कैसे लिखा जाए, अच्छा निबंध कैसे लिखा जाए, यानी कि अच्छा निबंध लिखने के लिए आपको कैसे आपने अच्छा निबंध लिखना है। तो देखिए, निबंध लिखने के लिए सबसे पहले उसे 3 भागों में बांटना चाहिए, किसी भी निबंध को लिखने के लिए। तो यहाँ पर इसको हम अलग से लिख लेते हैं पंक्ति को। किसी विषय पर निबंध लिखने के लिए उसे 3 भागों में बांटना चाहिए। किसी भी निबंध को लिखने के लिए सबसे पहले सर्वप्रथम उसे 3 भागों में बांटना चाहिए। तो कैसे उसे हम 3 भागों में बांटेंगे? कौन कौन से 3 भाग हैं? सबसे पहले आरंभ, या भूमिका, या प्रस्तावना। मध्य या विषय वस्तु। अंत या उपसंहार। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 भागों में हमने बांटा है। किसी भी निबंध को लिखने से पहले उसे सर्वप्रथम 3 भागों में बांटना है। सबसे पहले आरंभ, यानी कि जो उसकी भूमिका है या प्रस्तावना, और दूसरा मध्य, यानी कि जो मेन विषय वस्तु है, जो मेन विषय वस्तु है वो आखिर यहाँ पर क्या कहा गया है, मेन बात। अंत यानी कि उपसंहार, आप किस तरह से उस टॉपिक का अंत कर रहे हैं, उस टॉपिक को समाप्त कर रहे हैं। तो उपसंहार या अंत आप उसको लिखेंगे। तो ये 3 चीजें, प्रस्तावना, विषय वस्तु, उपसंहार, या फिर आरंभ, मध्य और अंत। तो ये 3 चीजें आप सबसे पहले समझेंगे। तो देखिए, क्या इन 3 चीजों में आपने समझना है। सबसे पहले हम आरंभ की बात करते हैं। अगर आप आरंभ कर रहे हैं तो उसमें आप क्या लिखेंगे? आरंभ। आरंभ जो हमारा सबसे पहला भाग है, उसमें आप क्या लिखेंगे? उसमें देखिए, जब भी क्या होता है कि किसी भी निबंध का, किसी भी टॉपिक का जो लेखन अगर आप कर रहे हैं, किसी टॉपिक पर अगर आप लिख रहे हैं, तो आरंभ जितना प्रभावशाली होगा,
आपका निबंध पूरा उतना ही ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। यानी कि कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। आप पहले शुरुआत ही अगर आपकी अच्छी होगी तो आपका बाकी सब चीजें आगे को अच्छी अच्छी होती चली जाएंगी। ठीक है, तो आपको शुरुआत में ही ऐसा आरंभ आपने करना है कि पढ़ने वाला जो है उसके मन में रुचि और उत्सुकता बन जाए, ताकि वो आपके, अगर आप शुरुआत में ही कुछ इस तरह की बातें लिख देंगे तो पढ़ने वाला सोचेगा, अगर आपने पीछे बहुत अच्छा लिखा है, विषय वस्तु आपकी बहुत अच्छी है, या आपने एंडिंग बहुत अच्छी कर रखी है, तो वो इतना मैटर नहीं करता। अगर आपने पढ़ने वाले के मन में क्यूरियोसिटी जगा दी, उत्सुकता जगा दी, आपने जगा दिया कि वो चाहता है पढ़ना आपके निबंध को आगे, वो चाहता है कि मैं पढ़ूं कि इसमें आगे क्या लिखा है और आगे क्या कहा जा रहा है। तो देखिए, किसी भी जब आप निबंध को लिखेंगे तो उसमें पढ़ने वाले के मन में क्या है, रुचि और उत्सुकता जगाने वाला आरंभ होना चाहिए। और सबसे पहले जब आप देखते हैं कि निबंध का आरंभ, जो निबंध का आरंभ होता है, यदि आप उसको किसी कविता या सूक्ति या किसी भी विषय के शाब्दिक अर्थ किसी ऐसी चीज से करें, तो क्या होगा, आपका निबंध बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली होगा, आपका निबंध बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा अगर आप अपने निबंध को इस तरह से शुरू करेंगे तो। और दूसरा कि जो भी आपका, देखिए, अगर आपका जो निबंध का आरंभ है, देखिए आप आरंभ में निबंध के आरंभ आपका रुचिकर और उत्सुकतापूर्ण होना चाहिए। रुचिकर और उत्सुकतापूर्ण आपका निबंध होना चाहिए। और दूसरा, आप यहाँ पर निबंध आप किसी कविता या शाब्दिक अर्थ या किसी सूक्ति से आप निबंध को आरंभ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर कहा कि जब किसी भी विचारक का कथन या फिर किसी विचारक का कथन, विचारक का कथन, किसी विचारक के कथन से भी, या किसी भी घटना के वर्णन या किसी घटना के वर्णन से आप कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी घटना के वर्णन से या किसी विचारक के किसी कथन से आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं, आरंभ इस निबंध का कर सकते हैं। नंबर 2 है आपका मध्य भाग। तो मध्य भाग में आपने क्या करना है, नंबर 2 मध्य भाग, मध्य भाग में आपने निबंध को पूर्ण रूप से उसका विवेचन किया जाना चाहिए। यानी कि आपने इस मध्य भाग में विषय वस्तु को, निबंध की विषय वस्तु, निबंध की विषय वस्तु को क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित रूप से आपने प्रस्तुत करना है। प्रस्तुत
किया जाना चाहिए, यानी कि जो भी निबंध की विषय वस्तु है उसको आपने यहाँ पर क्रमबद्ध रूप से और व्यवस्थित रूप से, यानी कि इसमें भी आप यहाँ पर अपने सब टॉपिक्स बना सकते हैं। आपने मध्य भाग बना दिया इसका, यानी कि विषय वस्तु आपने लिख दी और इस विषय वस्तु के अंतर्गत भी आप अपने सब टॉपिक्स बना सकते हैं, यानी कि आप उसको क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित कर सकते हैं कि आपको पहले क्या बताना है, किस विषय पर बताना है, उसके बाद किस विषय पर बताना है और आगे क्या आपने लिखना है। तो इस तरह से आप उसका मध्य भाग लिख सकते हैं। अंत में आता है आपका उपसंहार या अंत, जो नंबर 3 है, उपसंहार या अंत। ठीक है, तो उपसंहार में आपने क्या लिखना है? उपसंहार में आपने विषय का निष्कर्ष प्रस्तुत करना है, यानी कि विषय का निष्कर्ष प्रस्तुत करना। तो जो उपसंहार है उसमें आपने विषय का निष्कर्ष प्रस्तुत करना है कि आपने इस निबंध का कि जो क्या आपकी प्रस्तावना, क्या निष्कर्ष आपके इस पूरी निबंध का रहा है। तो देखिए, जिस प्रकार निबंध की जो प्रस्तावना होती है वो क्या करती है? निबंध पढ़ने वाले में रुचि जगाती है, निबंध पढ़ने वाले में उत्सुकता जगाती है। ठीक उसी प्रकार जो निबंध का अंत होता है वो भी पाठक के हृदय पर गहरा प्रभाव छोड़ता है। तो इसीलिए आपका जो उपसंहार होना चाहिए या अंत होना चाहिए वो भी किसी महापुरुष के कथन, देखिए किसी महापुरुष के कथन या फिर सूक्ति, किसी सूक्ति के साथ होना चाहिए। ठीक है, जो उपसंहार है, हमने जैसे कहा कि जो निबंध की शुरुआत है वो रुचिकर होनी चाहिए और उत्सुकता जगाने वाली होनी चाहिए कि जो पढ़ने वाला पाठक हो वो आपका निबंध पढ़ने को कि अच्छा ये है इसके अंदर, तो आखिर इसमें क्या हो सकता है, तो वो पढ़ने को उत्सुक हो जाए, वो पढ़ने को और एक्साइटेड हो जाए। तो उसी तरह से बिल्कुल जो आपका एंड है वो भी इस तरह का होना चाहिए कि पाठक के मन में उसको ये ना लगे कि अरे सब कुछ तो ठीक था लेकिन एंड हमें इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड भी आपका ऐसा हो कि पाठक के, पढ़ने वाले के मन पर गहरा प्रभाव वो छोड़े। तो इस तरह से निबंध लेखन से संबंधित हमने यहाँ पर जो जरूरी बातें हैं कुछ वो हमने डिस्कस की। इसके बाद हमें एक अच्छा निबंध लिखने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये हम यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करेंगे और साथ ही निबंध के प्रकार भी हम डिस्कस करेंगे। तो इन सब चीजों को आप इतना याद रखिए। और क्योंकि ये बहुत लगता है सभी को कि निबंध लिखना बहुत इजी है, बहुत आसान है, तो ये इतना भी सरल और इतना भी आसान नहीं है अगर आप अच्छे से नहीं एक निबंध को या अच्छे से किसी एक टॉपिक पर नहीं पढ़ते हैं। तो बच्चों, आज हमने निबंध लेखन संबंधी यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातों पर डिस्कस किया, महत्वपूर्ण बातों को जाना, समझा। तो आज के टॉपिक पे हमने जो भी चीजें यहाँ पर पढ़ी हैं उनको आप जरूर अपने जो भी आप निबंध लेखन करते हैं, जब भी आप एग्जाम में निबंध लिखते हैं उस पर आप ध्यान देंगे। और जो नेक्स्ट हमारा सेशन होगा उसमें हम निबंध लेखन से संबंधित कुछ जरूरी बातें, यानी कि निबंध लेखन के समय में क्या बातें आपको ध्यान रखनी है, उन बातों को हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही कुछ निबंधों के प्रकार कि कौन कौन से प्रकार होते हैं निबंध के और किस प्रकार को, किस टाइप को आप किस प्रकार से लिखेंगे, कितना समय उसको देंगे, इस बात पर हम चर्चा करेंगे। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।